हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। ऑलरेडी इस पे 2 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे, सेकंड लेक्चर में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए थे, एंड दिस इज आवर थर्ड लेक्चर जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, why do helium, neon and argon have zero valency? हीलियम, नियॉन एंड आर्गन की जीरो वैलेंसी क्यों होती है? हीलियम के पास सिर्फ एक ही शेल प्रेजेंट होता है, दैट इज द के शेल, और के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कितने फिल कर सकते हैं? 2 फिल कर सकते हैं। और इसमें कितने फिल किए जा रहे हैं? हीलियम में 2 ही फिल किए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी? 0। सेम तरीका नियॉन एंड आर्गन में भी है। नियॉन एंड आर्गन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं? ओनली 8 इलेक्ट्रॉन, एंड पूरे के पूरे फुल्ली फिल्ड होते हैं। इस वजह से इनकी वैलेंसी कैसी होती है? इनकी वैलेंसी होती है 0। ठीक है, सो हीलियम हैज ओनली 1 शेल। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, हीलियम हैज only 1 shell, that is K shell. हीलियम के पास सिर्फ एक ही शेल प्रेजेंट होता है, दैट इज K shell, which is completely filled with 2 electron, which is completely filled with 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें पूरे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, इन आर्गन एंड नियॉन। अब हम आर्गन एंड नियॉन की बात करें। इन आर्गन एंड नियॉन हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, which is the maximum number of electron that can be accommodate, which is maximum number of electron that can be accommodate ठीक है, that can be accommodate, so the that can be accommodate in the outermost shell. इतने ही इलेक्ट्रॉन हम आउटर मोस्ट शेल में फिल कर सकते हैं, हेंस दी वैलेंसी इज 0, हेंस दी वैलेंसी इज 0। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37th। Question 37th. The ratio of the radii of hydrogen atom and the nucleus. Okay. हाइड्रोजन एटम और न्यूक्लियस का हमें यहाँ पे रेडियाई दे रखा है 10 raised to the power 5. Assuming the atom and the nucleus to be spherical, what will be the ratio of their size? Ratio of their size. Okay. रेशियो क्या होगा यहाँ पे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि एटम का जो साइज होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस हमें कितना दे रखा है एटम का? यस, रेडियस ऑफ एटम यही है ना, रेडियस ऑफ एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज 10 raised to the power 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ एटम इज आर एंड दैट ऑफ द न्यूक्लियस इज कैपिटल आर। रेडियस ऑफ एटम,
हमने क्या कंसिडर कर लिया, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, आर, एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल आर इज 10 raised to the power 5. So volume of atom, वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा, 4/3 पाई, आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आर की जगह क्या पुट कर देंगे, 10 raised to the power 5 का होल क्यूब, 10 raised to the power 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये कितना बनेगा, 4/3 पाई 10 raised to the power 15 is equal to 4/3 पाई आर क्यूब. क्लियर है, समझ में आ गया, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. डन है, ये बता दो फटाफट से. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, यस ये बताइए, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस यहां से देख के बताइए कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 4/3 पाई और 10 raised to the power 15. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. क्लियर है, कितना आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 10 raised to the power 15. डन है, इसको नोट डाउन करिए पहले फटाफट से. डन, सही लिखा है, 4/3 पाई आर क्यूब. ओके ओके, एक मिनट देखो, यहाँ पे आर भी आएगा, आर रह गया ना, इन दोनों में से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर क्यूब एंड 10 raised to the power 15, ये पूरा आएगा. ठीक है, नाउ इतना करने के बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यस न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 4/3 पाई आर क्यूब, यस और नो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 4/3 पाई आर क्यूब. अगर हमें रेशियो निकालना है तो रेशियो किसका निकालेंगे, एटम का, रेशियो ऑफ साइज ऑफ एटम टू दी साइज ऑफ न्यूक्लियस, यस और नो. सो रेशियो द साइज ऑफ एटम to that of the nucleus. इन दोनों का हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है. तो एटम का साइज अभी हमने ऊपर निकाला था, कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब 10 raised to the power 15, यही किया था, यस यही किया था हमने. एंड नीचे क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहां से देखो ये पूरा पूरा कट गया, कितना आंसर आ गया, 10 raised to the power 15 is to 1. ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया रेशियो. ठीक, नाउ सेकेंड पार्ट है, इफ द एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैनेट. अगर एटम किसकी तरह एक्ट कर रहा है, प्लैनेट की तरह एक्ट कर रहा है, जिसका हमें रेडियस दे रखा है 6.4 इंटू 10 raised to the power 6 मीटर. एस्टिमेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. तो इसकी कंपेरिजन में हमें न्यूक्लियस का साइज एस्टिमेट करना है. ठीक, तो यहाँ पे इनका रिलेशन क्या बनेगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन डिफरेंस कितना था, 10 raised to the power 5. तो आर एन इज इक्वल टू आर ई अपॉन 10 raised to the power 5. ये हमारा सेकेंड पार्ट है. ठीक है, न्यूक्लियस की कंपैरिजन में हमको निकालना है, कितना दे रखा था, 6.4 इंटू 10 raised to the power 6 अपॉन 10 raised to the power 5. ठीक है, अपॉन 10 raised to the power 5. अब देखो ये पूरा पूरा ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6.4 इंटू 10, मतलब ये हो गया 64 मीटर. ठीक है, कितना रेडियस आ जाएगा, 64 मीटर यहाँ पे रेडियस आ जाएगा. क्लियर है, डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 38th क्वेश्चन डन. 39th question. 39th question is enlist the conclusion drawn by the Rutherford from his alpha ray scattering experiment. Okay,
सो अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या क्या चीजें बताई? सबसे पहला इनका कंक्लूजन ये था कि एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस जो है वो क्या है? एम्प्टी है. मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom is empty. ठीक है, बहुत सारा जो स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है? एम्प्टी है. यस yes? क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो था वो बिल्कुल सीधे चला गया था. ठीक है, एज अल्फा पार्टिकल्स as alpha particles pass through the alpha particles pass through without deflection. ठीक. सेकेंड क्या बताया था कि कुछ जो रेज है वो सम एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए. ठीक है, फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ. few particles were deflected from their path. कुछ जो पार्टिकल्स थे वो अपने पाथ से भटक गए थे. ठीक है, एंड ठीक है, इतना सही है, इतना समझ में आ गया. एंड थर्ड क्या था? आउट ऑफ एवरी 20,000 rays, one ray bounce back at 180 डिग्री एंगल. एक ही ऐसा रे है जो 180 डिग्री से क्या हुआ है? बाउंस हुआ है. ठीक है, दिस इंडिकेट दैट heavy mass concentrated at the center of the atom, and that is called nucleus. That is called nucleus. उसको हमने क्या बोला है? उसको हमने न्यूक्लियस बोला है. That's it. सो ये था हमारा क्वेश्चन 38. नेक्स्ट क्वेश्चन 39. क्वेश्चन नंबर 39. सो क्वेश्चन 39 इज in what ways the Rutherford atomic model different from the Thomson model. Rutherford atomic model Thomson model से कैसे अलग था? So according to Rutherford model, electrons revolve around the, कहाँ पे revolve होता है? Around the nucleus in a well-defined orbit, है ना? According to Rutherford, according to Rutherford, electron revolves around the nucleus in a well-defined orbit. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाते हैं. ठीक है, क्लियर है? एंड देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज एट द सेंटर ऑफ द एटम. देयर इज positively charged present inside the nucleus. पॉजिटिवली चार्ज किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. क्लियर है? और क्या बताया था इन्होंने? ये बताया था, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. एंड ही आल्सो प्रपोज दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम. यस, he also proposed that
he also proposed that the size of nucleus is very small as compared to size of an atom. अगर एक एटम से एक न्यूक्लियस के साइज को हम कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, इनके बीच में 10⁵ का डिफरेंस होता है, 5 टाइम्स, ठीक है, कितना, 10⁵ ओके। अब थॉमसन की बात करते हैं, वेयर एज थॉमसन सेड, क्या कहा था थॉमसन ने, यस, positive charge spread on an atom and negatively charged are embedded on it, and negatively charged are embedded on it. The magnitude of proton and electron is equal. Hence, atom is electrically neutral. ठीक है, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम कैसा होता है, न्यूट्रल है, ओके। नाउ नेक्स्ट 40th क्वेश्चन, यस, इसके बाद है हमारा 40th क्वेश्चन। सो 40th क्वेश्चन इज, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। क्या ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का, यस, इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, तो उनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इट एक्सिलरेट, ठीक है, वो एक्सिलरेशन करेंगे तो उनकी एनर्जी लॉस होगी, अगर उनकी एनर्जी लॉस हुई तो वो जाके न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएंगे, अगर वो न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स हो गए तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में नहीं बता पाए थे, क्लियर है, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, क्लियर, किसके बारे में नहीं बताए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के बारे में नहीं बताए थे, क्यों, एनी पार्टिकल जो भी मूव करेगा, ठीक है, एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन, any particle in a circular motion or in a circular orbit, we can say, जो मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट, will undergoes एक्सिलरेशन, ठीक है, मूव करेगा तो क्या आएगा उसके अंदर, एक्सिलरेशन आएगा, एंड acceleration and change the or and change wait and lose the energy after some time, और कुछ टाइम के बाद ये अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है, एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, एंड फाइनली fall into the nucleus, और फिर वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। So if this were so, अगर ऐसा हुआ तो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, if this were so then atom should be
हाईली अनस्टेबल, देन एटम क्या होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा और वो एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो अगर आप आगे और पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा सिर्फ यही एक स्टेबिलिटी के बारे में नहीं था, वो स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए थे। ठीक है, उन्होंने अपने मॉडल को प्लानिटरी के हिसाब से बताया था कि जिस तरीके से सोलर सिस्टम में सन के अराउंड सारे के सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, उस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं इधर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज 41th, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोहर मॉडल ने किस किस के बारे में बताया था? बोहर मॉडल ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड पाथ पे ही रिवॉल्व करता है, जिसको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, ओनली अ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज अ डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ होता है मूव करना। ठीक है, सो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, जिसको कहते हैं हम नोन एज, क्या कहेंगे इसको हम, डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ, discrete orbit of electrons are allowed inside the atom, inside the atom। अब इस discrete orbit पे ये घूमते हैं, so while revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy। ठीक है, while revolving in discrete orbitals electron do not radiate energy, electrons energy को radiate नहीं करती है। ठीक है, and these orbits are called energy level, these orbits are called एनर्जी लेवल, इसको हम शेल कहते हैं या फिर ऑर्बिटल्स, ये सारे के सारे नाम है। एंड दीज ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड एज, एंड दीज ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड एज के एल एम एन और 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 288 करके फिल कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। नाउ 42 क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, देखो इजी है कि नहीं है, देखो इजी है कि नहीं है। शो diagrammatically the electron distribution in sodium atom and the sodium ion and also write their atomic number। so easy question। चलो फटाफट से हम ड्राइंग बनाएंगे इसकी। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, और ये है, नहीं एक ही बनाना है, दो बनाना है, ये दूसरा, एक सोडियम है और एक उसका आयन है। ठीक है, एक सोडियम है और ये एक उसका क्या है, आयन है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक शेल, दो शेल और तीन शेल, ये सोडियम का साइज हो जाएगा। ठीक है, ये सोडियम एटम का साइज है, एंड एक शेल एंड दो शेल, बस ये सोडियम एटम है एंड ये सोडियम आयन है। ठीक है, ये क्या है, सोडियम आयन है। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1। ठीक है, 2, 8, 1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया
सो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये बन जाएगा। एटॉमिक नंबर की बात करें तो देखो एटॉमिक नंबर तो सिमिलर ही है ना, सोडियम रिप्रेजेंटेशन Na, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ये बन जाएगा 2,8। ठीक है, क्या बन जाएगा ये 2,8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले में 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो अभी भी इसमें प्रोटॉन 11 ही है और इसमें भी प्रोटॉन 11 ही है। ठीक है, प्रोटॉन चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, तो सिर्फ और सिर्फ हम किसको चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हैं, हम प्रोटॉन को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर, हम प्रोटॉन को चेंज नहीं कर सकते। नाउ फाइनली अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, उसके बाद ये चैप्टर ही हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन 43 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 रीड करो। इन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट of the Giger and the Matheson that paved the way for the Rutherford's model of an atom, as 1% of the alpha particles were found to be deflected at the angle is greater than the 50 degree. If 1 mole of an alpha particle were bombarded on the gold foil, compute the number of alpha particles that would be deflected at the angle of less than 50. Okay, कितने अल्फा पार्टिकल्स लेस देन 50 एंगल से डेविएट हुए हैं ये हमको बताना। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मोर देन 50, परसेंटेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, परसेंटेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड मोर देन 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, मोर देन 50 डिग्री इज इक्वल टू 1% ऑफ अल्फा पार्टिकल, 1% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, क्लियर है। लेस देन 50 डिग्री से कितने हुए हैं, परसेंटेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड लेस देन 50 डिग्री, तो मान लेते हैं कि टोटल 100 रहा होगा, है ना, टोटल 100 रहा होगा, जिसमें से 1% जो है वो तो डिफ्लेक्ट मोर देन 50 एंगल से हुआ, मतलब कितना है 99%। कितना है 99%। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज बॉम्बार्ड, कितने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड हुए, इफ 1 मोल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज बॉम्बार्ड, सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर bombard, कितने हुए 1 mole, and 1 mole is equal to Avogadro number, that is 6.022 into 10 raised to the power 23 particles. Clear है, 6.022 into 10 raised to the power 23 particles. Now what we have to find, number of particles reflected at the angle of 50. ठीक है, हाँ, number of particles that would be deflected at the angle 50. Number of particles deflected at the, ठीक है, deflected at the angle less than 50। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 99% था तो 99% को हम ऐसे लिख सकते हैं 99/100 into Avogadro number 6.022 into 10 raised to the power 23। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5.96 into 10 raised to the power as usual कितना रह जाएगा ये 23। तो इतने जो पार्टिकल्स होंगे, इतने जो रेज होंगे वो लेस देन 50 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हुए होंगे। 5.96 into 10 raised to the power 23। एंड फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। क्लियर है, तो आई होप कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, प्लस पीडीएफ के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें एकदम फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ओके, सो बाकी की बातें अब होंगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।